मेरा नाम शीतल सहगल है और इस वीडियो लेसन में हम लोग ना वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस के, जिसमें मैं एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन, फर्दर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर करा दूंगी। इससे तुम्हारा चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसकी वीडियोस जो है चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बना रखी है, छोटे छोटे टुकड़ों में बना रखी है। मतलब एक्सक्रीशन अलग है, ट्रांसपोर्टेशन अलग है और बाकी न्यूट्रिशन अलग है। इससे क्या होगा कि जब तुम रिवाइज़ करोगे, जौन से टॉपिक डाउट में है ना, तो सीधा वो रिवाइज कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि डिफ्यूजन हमारा इनसफिशिएंट क्यों होता है टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन, इनमें डिफ्यूजन क्यों नहीं होता। ठीक है, हमारी बॉडी, घोड़े की बॉडी, गधे की बॉडी या फिर एक टाइगर की बॉडी में डिफ्यूजन ही क्यों नहीं होता। हमारे पास तो प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रीज़न बीइंग इनकी बॉडी काफ़ी बिग होती है, ठीक है, और इसको काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और काफ़ी क्विकली वही ऑक्सीजन चाहिए। डिफ्यूजन इज़ अ स्लो प्रोसेस और डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होता है, बहुत सारा टाइम लेता है ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने के लिए, और जिस कारण से डिफ्यूजन इनसफिशिएंट है। ठीक है, सॉरी यार फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अब घर वालों को तो मैं शांत करवा देती हूँ वीडियो बनाते टाइम, पर बाहर वाले लिए तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। चलिए, व्हाट क्राइटेरिया, तुम कैसे डिसाइड करोगे कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है, तो तुम खुद भी लिख सकते हो। देखो, सबसे पहले वो वॉक करेगा, ब्रीथ करेगा, ग्रोथ करेगा, और ये सब विजिबल चेंजेस होते हैं जो फंडामेंटल क्राइटेरिया है डिटरमाइन करने के लिए कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है। व्हाट आर द आउटसाइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है, सर्च एंड रीजनिंग में आ जाता है कि बाहर से रॉ मटीरियल क्या क्या लेता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो क्या क्या लेता है, एक तो फूड लेता है, रॉ मटेरियल जो बॉडी के बाहर से मिलता है, फूड होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। आंसर इज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सुनो, इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसे ज्वाइन कर लेना। और एक और बात बोलनी थी, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके बताना और कौन सी वीडियो मेरे को बना लेनी चाहिए जल्दी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। दूसरा, कैसी लगी है वीडियो। ठीक है, चलो, क्या डिफरेंस होता है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोट्रॉपिक अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। हेटेरोट्रॉपिक अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फूड इज़ प्रिपेयर्ड, CO2, वाटर और सनलाइट यूज़ करके प्रिपेयर किया जाता है, और यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लोरोफिल तो बहुत ज़रूरी होता है, क्लोरोफिल ज़रूरी नहीं होता। ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरिया जो होते हैं, इनके पास ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और बाकी सारे एनिमल, फंगस और बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट गेट सच रॉ मटेरियल। जो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है प्लांट को। आंसर काफ़ी सिंपल है, CO2 एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा जो कि स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाता है। वाटर प्लांट की रूट से मिलता है। सनलाइट रॉ मटेरियल है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ की जाती है। न्यूट्रिएंट्स सॉइल के थ्रू मिलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। अब हम न्यूट्रिशन डाइजेशन वाले पार्ट पे पहुंच चुके हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो। एसिड का क्या रोल होता है हमारे स्टमक में। एसिड क्या करता है, सबसे पहली बात, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। जी हाँ, उस एसिडिक मीडियम से क्या होता है, पेप्सिन एक्टिवेट होता है। पेप्सिन एक्टिवेट होता है, सुनो भूल तो नहीं गए। जब डाइजेशन का जो प्रोसेस होता था उसमें स्टमक में एसिड होता था। स्टमक में क्या क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, फिर HCl होता है, और एक चीज़ और होती है, बताओ तीसरी चीज़ क्या होती है। म्यूकस, HCl और तुम्हारा पेप्सिन होता है। पेप्सिन तभी एक्टिवेट होता है जब एसिडिक मीडियम प्रेजेंट हो, और एसिडिक मीडियम का काम क्या होता है, एक एक्टिवेट करता है पेप्सिन, दूसरा जर्म्स को किल करता है। दूसरा क्या करता है, जर्म्स को किल करता है। देखो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बेटर हो गई प्रीवियस वीडियोस से। पहले तो मैंने जो लाइट वाला वीडियो बनाया ना, उसमें मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है, मैंने छोटा छोटा नहीं लिखा। अभी स्टार्टिंग किया है ना, धीरे धीरे करके बिल्कुल हाथ बैठ जाएगा पेन टैब पे, तो मुझे बहुत मन करता है उस वीडियो को डिलीट कर दूँ, पर सिंस अब बच्चे देख ही रहे तो मैं सोचो छोड़ो।
आप देख लो, नेक्स्ट वीडियो में छोटा लिखूंगी, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद कन्वर्ट करता है पेप्सिन, HCl एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को मारता है। अच्छा, फंक्शन, डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है। एंजाइम को क्या कहा जाता है? बायो कैटलिस्ट। एंजाइम को क्या कहा जाता है? बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। बायो कैटलिस्ट क्या होता है? देखो, कैटलिस्ट वो चीज़ है जो कि रिएक्शन को फास्ट करवा देती है बट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। कैटलिस्ट वो चीज़ है जो कि रिएक्शन को फास्ट कराती है पर खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो जब वो बॉडी के अंदर हो तो उसी कैटलिस्ट को एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। दिस विल मेक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ईजियर और इफेक्टिव हो जाता है। एब्जॉर्ब फूड तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट करता है। चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिज़ाइन किया गया है ताकि वो एब्जॉर्ब कर पाए फूड? उसके पास छोटी छोटी माइक्रोविलाई होती है या विली होती है जो कि क्या करती है? सरफेस एरिया डाइजेशन का बढ़ा देती है, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है, ठीक है। और विली के चारों ओर ब्लड वेसल्स होते हैं, तो जो भी खाना एकदम आ जाता है आसपास, मतलब जैसे ग्लूकोज वगैरह बना, ठीक है, तो ये ब्लड इस ग्लूकोज को उठा के पूरी बॉडी में ले जाता है, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे उसको पहुँचा देता है। आई होप आई एम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्या क्या एडवांटेज होता है एक्वाटिक एनिमल डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू द ऑक्सीजन। क्या एडवांटेज होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल का? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो लैंड के ऊपर रहते हैं, और एक्वाटिक जो पानी के नीचे रहते हैं, ठीक है। एक मेरे को किसी वीडियो में किसी ने बोला था कि आप ये नहीं सोचा करिए कि हमें सब कुछ पहले से पता है, हमें बहुत कुछ पहले से नहीं पता होता, तो आप एकदम बेसिक चीज़ें भी बता दीजिए। तो अब मैं ये चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि ये ना सोचो कि तुम्हें आता है, तुमने 9th और 8th और 7, 6 पढ़ी है, ढंग से पढ़ी भी होगी तो भूल जाते हैं बच्चे, इस बात को मुझे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं, वेयरएज एक्वाटिक एनिमल वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। जो लैंड पे जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, वेयरएज जो पानी के नीचे ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन उनको जल्दी जल्दी, जो पानी के नीचे रहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, उन्हें जल्दी जल्दी सांस लेना होता है। तुमने मछलियों को देखा होगा, उनका क्यूट सा मुंह होता है, उससे वो सांस लेती रहती है। एक चीज़ सुनो, मैं अपना पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी डाल दूँगी नीचे, उससे तुम मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और सब्सक्राइब कर देना। ये शायद मैंने पहले बोल दिया हो तो फिर से सुन लो, नहीं बोला तो ये बोलना था ना। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड? कहते हैं ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज होता है? आता है 3 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम था पायरुवेट, ठीक है। ये वाला डायग्राम बुक में भी बना हुआ है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। सुनो ना, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था ना हमने केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, अगर हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे ना तो उसको ग्लूकोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। देखो, फिर आगे पढ़ते हैं, एक बार इसको मैं क्लियर कर दूँ। चलिए, ये वाला डायग्राम तुमको याद करना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 5-6 बार बनाना, तुम्हें याद हो जाएगा बिल्कुल। देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था, साइटोप्लाज्म में गया वो पायरुवेट, फिर वो बायरुवेट में बदला। पायरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं? 3 कार्बन। ये सब साइटोप्लाज्म में हो रहा है। फिर उसके बाद 3 चीज़ें हो सकती है, या तो ऑक्सीजन की बिल्कुल है ही नहीं, एब्सेंस है, या फिर कम है, या फिर बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये 3 आउटकम हो सकते हैं। हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर? देखो सुनो, ऑक्सीजन तो ब्लड लेके जाता है। ब्लड के अंदर कौन सा ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है ना। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन की क्या होती है? 12 के अराउंड होती है। मैं चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते भी पूछी थी कि तुम लोग अपना हीमोग्लोबिन चेक कराना, और पता है तो अब देखना कि 12 की रेंज के अंदर है या नहीं, ठीक है। 12 की रेंज के अंदर होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तुम एनेमिक हो जाते हो। फिर उसके बाद ब्लड, हीमोग्लोबिन को बड़ा प्यार होता है। प्यार को साइंस में एफिनिटी कहते हैं। एफिनिटी होती है टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स ऑक्सीजन होती है। तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठा के पूरी बॉडी में ले जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो सॉल्युबल होता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर, ठीक है। देखो, ऑक्सीजन कैरीड फ्रॉम द सेल टेक्स प्लेस बिटवीन एल्वुलाई, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता है, एल्वुलाई लंग्स थ्रू कैपिलरीज।
ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज लेके जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय डिफ्यूजन। जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको कैरी करने के लिए कोई पर्टिकुलर वो चीज़ नहीं होती, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं होता जैसे हीमोग्लोबिन होता है। वाई आर लंग, हाउ, कैसे लंग्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाउ आर लंग्स डिज़ाइन इन ह्यूमन बींग्स में लंग्स को कैसे डिज़ाइन किया गया है ताकि हम मैक्सिमाइज कर पाएँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो, द पैसेज ऑफ एयर, अब तुम्हें यहाँ पे ना उसके बारे में लिखना है, एल्वेलाई वगैरह के बारे में लिखना है। इसमें लंग्स को फर्दर छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिसे एल्वेलाई बोलते हैं। एल्वेलाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। एल्वेलाई जैसे बेलून लाइक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे चारों ओर कैपिलरीज होती है और यहाँ पे सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखी जा सके, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एक्शन एयर लंग्स के अंदर जाता है और एल्वेलाई हमारा एक्सपैंड हो जाता है। जो एल्वेलाई है पहले छोटे साइज़ में होगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये फर्दर एक्सपैंड कर जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एक्शन एयर अंदर एल्वेलाई के जाता है और एल्वेलाई को फर्दर, एल्वेलाई से ऑक्सीजन फर्दर ब्लड उठा के पूरी बॉडी में ले जाता है, ठीक है। तो पहले नाक से हवा लंग्स के अंदर बेसिकली कहाँ गई, एल्वेलाई के अंदर गई। एल्वेलाई के ना चारों ओर, एल्वेलाई के चारों ओर ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है और डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। एल्वेलाई से ऑक्सीजन इन कैपिलरीज में चले जाता है और फिर यहाँ से पूरी बॉडी में चले जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ह्यूमन बींग्स के क्या क्या कॉम्पोनेंट होता है। हार्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है। सुनो जल्दी से बताओ 3 ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। क्या फ़र्क था चलो एक बार सुन लो जल्दी से। आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, कैपिलरीज दोनों प्रकार का ब्लड ट्रांसपोर्ट कर सकती है। आर्टरीज की वॉल काफ़ी थिक होती है क्योंकि हार्ट से, अब हार्ट तो हमें यही बनाने की आदत है ना यार, विच इज़ अ बैड डायग्राम अकॉर्डिंग टू साइंस, क्योंकि तुमने बुक में देखा ना कैसा डायग्राम होता है। कह वापस आते हैं, आर्टरीज से खून जाता है, हार्ट से आर्टरीज के थ्रू खून जाता है डिफरेंट जगह, तो ये ना काफ़ी प्रेशर से जाता है, तो इस कारण से आर्टरीज फट ना जाए, आर्टरीज की वॉल काफ़ी थिक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्लड क्या क्या लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स, CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट लेके जाता है। ब्लड वेसल्स मैंने बता दिया, वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स होती है, ठीक है। वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट, हाँ क्यों हमें ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैमल्स होते हैं, मैमल्स क्या होते हैं, हम लोग मैमल्स होते हैं जो बच्चा दे सके, फर्दर जिनके पास मेमरी ग्लैंड हो, माँ अपने बच्चे को एनिमल्स में जो फीड करा सकती है ना, दूध पिला सकती है, उन्हें मेमरी उस किसके थ्रू पिलाती है, मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू पिलाती है। और इन ऑर्गेनिज्म को मैमल्स बोलते हैं। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका ब्लड कैसा होता है, काफ़ी वार्म ब्लडेड होता है। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है यार, वार्म ब्लडेड का मतलब है ये अपने बॉडी टेम्परेचर ना मेंटेन कर सकते हैं। जैसे तुमने लिजर्ड को देखा होगा, जब उसे सर्दी लगती है तो छुप जाती है, गर्मी में बाहर आ जाती है बहुत सारी लिजर्ड्स, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं करते, हमें जब गर्मी लगेगी तो हम पसीना, हमारे से बॉडी से पसीना निकलने लग जाता है, और हमें जब सर्दी लगती है तो क्या करते हैं, हम लोग शिवर करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में हम लोग शिवर, काँपने लग जाते हैं ना, ताकि हम हीट प्रोड्यूस कर सके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। अब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। अब वार्म ब्लडेड रहने के लिए बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है, ताकि क्योंकि बहुत सारी एनर्जी लगती है बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए। हेंस वार्म ब्लडेड एनिमल को ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, हमारे पास सेपरेट ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एफिशिएंटली एनर्जी निकाल पाए, ताकि एफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, ताकि ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। और वो एनर्जी को कहाँ यूज़ करेंगे, हम लोग हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने में यूज़ करेंगे। क्या क्या कंपोनेंट सिस्टम है ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। 2 कंपोनेंट सिस्टम होते हैं, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम से क्या पानी ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम से पानी ट्रांसपोर्ट होता है, पानी के साथ साथ सैप ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और फ्लोएम के पानी के साथ साथ मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। सुनो, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। वाटर और मिनरल प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। जाइलम जो होता है वो ट्रकीज का पार्ट होता है,
ठीक है। जाइलम पार्ट्स ऑफ द ट्रकीज एंड वेसल्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ये सब इंटर कनेक्टेड होते हैं। तो जाइलम एक कंटिन्यूस वाटर कंडक्टिंग सिस्टम बना देता है। सुनो, जब तुम आंसर्स लिखोगे ना एग्जाम में, तुम्हें ये कीवर्ड्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं ये बात समझती हूँ कि तुम्हें आंसर रटने नहीं समझने चाहिए, ताकि भूलने के चांसेस कम हो जाए। रटा हुआ आंसर बीच से भूल गए तो दिक्कत हो जाती है। बट जब तुम समझोगे ना, तो ये कीवर्ड्स जो है इनको भूल ना जाना, इनको भी इंटीग्रेट कर लेना अपने आंसर्स में। मतलब तुम्हारा आंसर तुम्हारी लैंग्वेज में वो ठीक है, पर तुम्हारी लैंग्वेज में भी ये शब्द वर्ड, ये शब्दों को मत भूल जाना। जाइलम हो गया, कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स हो गया, दैट रीचेस ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आफ्टर दिस स्टेडी मूवमेंट होती है रूट जाइलम से पूरे प्लांट में पानी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसमें बोला फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट, ट्रांसपिरेशन इन फूड इज अचीव बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और जब फूड ट्रांसपोर्ट करना है वी रिक्वायर एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। द इंक्रीज अब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जिस कारण से फूड की भी मूवमेंट देखी जाती है। और प्लांट में क्या क्या फूड होगा, क्या उसे इधर से उधर ले जाना होगा, सुक्रोज, क्या ले जाना होगा, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम के थ्रू होता है। एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। देखो, पत्ते के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पत्ते के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो एक प्रकार से सन सक्शन बना रहा है। जैसे हम स्ट्रॉ से कुछ पीते हैं तो करके सक करके पीते हैं ना, ऐसे ही जब सूरज, ग्लूकॉन डी वाला ऐड देखा ना यार, सूरज सक करता है सबकी एनर्जी, ऐसे ही सूरज ये पत्तों के थ्रू ट्रांसपिरेशन कर रहा है, तो पानी ऊपर जा रहा है, पानी हवा में जा रहे हैं वेपर फेज में, तो उसके नीचे जो उसके रूट्स वगैरह है ना, वहाँ पे एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे एक खिंचाव क्रिएट हो जाता है, और इस खिंचाव में जो वेसल्स काम आती है वो जाइलम वेसल्स होती है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। ये जाइलम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फ्लोएम कैसे है, फ्लोएम को जब ट्रांसपोर्ट करना होता है तो इसके लिए एनर्जी यूज़ होती है। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन यूनिट है, ठीक है। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इस नेफ्रॉन का काम क्या होता है, सब्सटेंस को फिल्टर करना, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और बहुत सारा वाटर, ये रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान रखता है कि जिसकी ज़रूरत है वो बॉडी से बाहर ना चले जाए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल है, अब देखो एक नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, रेनाल ट्यूब्स और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सुनो, ये एक्सक्रीशन वाला वीडियो जल्दी से देख लेना, छोटा सा ही वीडियो है, 11 मिनट का, स्पीड बढ़ा के देखोगे जल्दी चल जाएगा वो वीडियो, पर रिवाइज करते रहना, बार बार रिवीजन इज मस्ट, दिमाग में चीज़ें बैठ जाती है। फंक्शन क्या होता है नेफ्रॉन का, देखो ब्लड एंटर करता है किडनी थ्रू रीनल आर्टरी। रीनल का मतलब है किडनी से रिलेटेड है, रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी से रिलेटेड है। फिर वाटर और जो सल्यूट होता है वो बोमेंस कैप्सूल में चला जाता है। बोमेंस कैप्सूल याद है ना, देखो ये बोमेंस कैप्सूल होता था, इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता था, फिर ये फर्दर ऐसे करके ये देखो ये कंडक्टिंग डक्ट होती थी, ठीक है। ये तुम्हारी ये डायग्राम तुम्हें याद है, बुक में बना हुआ था, मैंने तो काफ़ी ख़राब बनाए हैं, पर बुक वाला तो अच्छा था। अभी देखो इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीएब्जॉर्ब माने ध्यान दिया जाता है कि ये जो चीज़ें हैं ये बॉडी के बाहर ना चली जाए जो काम की है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है कंडक्टिंग डक्ट। डक्ट को ना बायो में डक्ट माने पाइप, डक्ट माने पाइप, इस चीज़ को बुक में लिख के रख लेना। बायो में डक्ट माने पाइप। यूरिन फॉर्म जो हर किडनी में होता है वो यूरेटर के थ्रू, तो तुम्हें याद है ना किडनी वाला डायग्राम, 2 किडनी होती थी, फिर यूरेटर होता था, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता था, यहाँ पे यूरेटर इन पाइप्स को कहते थे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आता है व्हाट आर द मेथड्स, क्या क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स के ताकि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से अपना पीछा छुटा सके, गेट रेड हो सके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले प्लांट के अंदर बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारा दे सम लू, जैसे जब
जो पत्ता मरने वाला है, ठीक है, जो पत्ता उसके अंदर अपना सारा ही डेड मटेरियल, मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जिनकी उस प्लांट को जरूरत है उसमें डाल देते हैं कि भाई तू जा रहा है पत्ता, तो तू मेरा डेड मटेरियल, मेरा कूड़ा कबाड़ा भी ले जा, ठीक है। और कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट वो वैक्यूल्स में स्टोर करके रखते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे रेजिन हो गया, गम हो गया, ये सब भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है और इसी वेस्ट प्रोडक्ट को हम इकट्ठा करके कहीं और यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस कैसे रेगुलेट किया जाता है? सबसे पहले हमारी बॉडी में एक तो वाटर, जितना ज़्यादा पानी पीते हैं, तुमने नोटिस किया होगा उतना ज़्यादा टॉयलेट आता है, तो एक तो वाटर के थ्रू, फिर उसके बाद डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट, अदर फैक्टर, एक हार्मोन भी होता है जो रेगुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। सुनो, पार्ट 2 भी इसका बना दूंगी और एक लंबी वीडियो रखूँगी जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को एक साथ रखूँगी, ठीक है। चलिए अब आता है किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ, ये तो 2 रुपीज़ क्वेश्चन था, एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जाइलम इन द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मैंने बताया था ना, फर्स्ट से फ्लोएम, फ्लोएम और फर्स्ट से फूड, तो फूड तो नहीं, तो फूड तो चला गया, वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ए इज़ योर आंसर। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या चाहिए होता है? देखो, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जी हाँ चाहिए, सनलाइट चाहिए, जी हाँ चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट का ब्रेक डाउन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो होता है वो कहाँ पे होता है? योर आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन सुनो, वो इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान रखना। आने वाली वीडियोस में मैं एग्जाम्पलर भी कवर कर लूँगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का, ताकि तुम्हें आसानी हो। एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आ जाते हैं अब, ठीक है। NCERT CBSE ने ही एग्जाम्पलर बुक भी निकाली है, तो वो उस पर फोकस करेगी, ठीक है। वो चाहती है बच्चों का पैसा कम से कम खर्च हो, कम से कम रिसोर्सेज लगे। CBSE की बुक सस्ती होती है, NCERT की बुक सस्ती होती है, तुमने देखा होगा, तो वो उन्हीं बुक्स पे फोकस करेगी जो उन्होंने खुद निकाली है। तो वी विल ट्राई टू कवर। और एक KV भी निकालता है बुक, जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, वो भी एक पर्टिकुलर बुक निकालता है क्वेश्चंस की और आंसर्स की, हम उसको भी एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। फैट, और सुनो, इससे कुछ हेल्प हो रही है मेरी वीडियो से तो डू लेट मी नो, इट फील्स वेरी नाइस टू नो हाउ आर। अब आते हैं हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फैट कैसे डाइजेस्ट किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन, अब देखो, इट रिसीव, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रीशन आता है कहाँ से? एक लिवर से आता है और एक पेनक्रियाज से आता है, पेनक्रियाज से आता है। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। बाइल जूस को कहाँ स्टोर करा जाता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस को कहाँ स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर में। पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियाटिक जूस। अभी जो बाइल जूस है ना, ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देखो, फैट जो होते हैं ये लार्ज, बड़े बड़े ग्लोब्यूल में प्रेजेंट होते हैं, और बाइल जो होता है ये नहीं ग्लोब्यूल्स को तोड़ता है छोटे छोटे हिस्से में, ठीक है। और पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, जिसके अंदर बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम्स क्या थे? इंजाइम्स छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देते हैं, ठीक है। वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में इंटेस्टाइनल जूस होते हैं जो निकालता है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है ना, उस वॉल से ही जूस निकलता है, वो फाइनली कन्वर्ट कर देता है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो इसमें अगर आया क्वेश्चन कि डाइजेशन ऑफ फैट कैसे होता है, तो तुम स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू करोगे, फिर लिवर को इंक्लूड करोगे, पेनक्रियाज को इंक्लूड करोगे, बाइल जूस के बारे में बताना, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट भी होता है। चलिए, सलाइवा का क्या रोल होता है डाइजेशन में, फटाफट से देखते हैं। सलाइवा माउथ में प्रोड्यूस होता है। सलाइवा कहाँ प्रोड्यूस होता है? बकल कैविटी में प्रोड्यूस होता है, बकल कैविटी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या करता है? स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है शुगर में, शुगर में, और फिर उसके बाद टंग उस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स कर देता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है।
क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या था? जो अपना खाना खुद बनाते थे उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता था। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच ऑटोट्रॉप इट इज़ डिफाइंड एज, इसे बताया जाता है एक प्रोसेस जिससे ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाते हैं आसपास के रॉ मटेरियल को यूज़ करके। तो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन? सनलाइट इज़ नेसेसरी। सनलाइट को ट्रैप कौन करता है? क्लोरोफिल। सनलाइट को कौन ट्रैप करता है? LIGHT। यार बोलते बोलते लिखो ना तो गलतियाँ हो जाती है। तो सनलाइट को ट्रैप कौन करता है तुम्हारा? क्लोरोफिल ट्रैप करता है। ठीक है। मेन पर्पस कार्बोहाइड्रेट का होता है एनर्जी लेना, इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट फटाफट यूज़ नहीं होता है, स्टोर करके रख दिया जाता है प्लांट में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख दिया जाता है। ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनारोबिक? देखो एरोबिक में ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, अनारोबिक में ना ऑक्सीजन ना यूज़ करेंगे। ऐसे ही याद रखा था मैंने तो अपने टाइम में। एरोबिक में ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, अनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं यूज़ हो रहा है। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है। इसका प्रोडक्ट मतलब आउटकम क्या निकल के आता है? CO2, वाटर और एनर्जी। इसका प्रोडक्ट क्या निकल के आता है? इथाइल अल्कोहल, CO2 और लिटिल एनर्जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, लिटिल, यहाँ पे कम एनर्जी निकलती है और यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी निकलती है एरोबिक पे। ठीक है। फाइनल स्टेप जो होता है रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस। फाइनल स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9th में तुमने ये पढ़ा था, याद है? चलो फिर हम पढ़ते हैं द फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप जो होता है, जस्ट अ मिनट बाबा, हाँ, जो पहला स्टेप जो होता है वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फर्स्ट स्टेप इसमें भी सेम ही होता है, यहाँ और यहाँ में कोई फ़र्क नहीं है, पर इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये हाइयर ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, जैसे ईस्ट। अच्छा, ईस्ट कहाँ काम आता है? ईस्ट को बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है, केक्स बनाने के काम आता है, बेकिंग करने के काम आता है। मैंने भी एक बार ईस्ट ख़रीदा था बेकिंग करने के लिए, इतना बुरा केक बना था। आई रियलाइज कि आई एम नॉट एट ऑल इनटू बेकिंग और एनीथिंग इन कुकिंग। मैं कुछ भी खाना ढंग से नहीं बना पाती। इन दिस प्रोसेस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। और यहाँ पे हम देखते हैं एनारोबिक ये बस कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है। और टेपवर्म और पैरासाइट्स में देखने को मिलता है। एल्वुलाई कैसे बनाए हुए हैं ताकि मैक्सिमाइज हो सके एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एल्वुलाई कहाँ होते हैं? लंग्स में। नेफ्रॉन कहाँ होता है? किडनी में। न्यूरॉन कहाँ होता है? दिमाग में। ठीक है। चलो, लंग्स इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। पैसेज ऑफ लंग्स फर्दर डिवाइडेड होता है छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिन्हें एल्वुलाई बोलते हैं। एल्वुलाई सरफेस प्रोवाइड करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। एल्वुलाई क्या प्रोवाइड करता है? एक सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए, इसके चारों ओर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए। ठीक है। फिर उसके बाद बोला है वॉल ऑफ एल्वुलाई जो होती है उनके चारों ओर बहुत एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स के क्या होता है? ब्लड वेसल्स जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है, ये ब्लड वेसल का ब्लड इस ऑक्सीजन को उठा के पूरी बॉडी में ले जाता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है। देखो फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ द एक्शन एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है, एल्वुलाई एक्सपैंड हो जाता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है पूरी बॉडी से और एल्वुलाई को कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और उसके एक्सचेंज में एल्वुलाई के अंदर जो ऑक्सीजन था वो ब्लड ले लेता है। तो जो कैपिलरीज थी उसके अंदर ब्लड था, ब्लड के अंदर CO2 था, क्योंकि वो ब्लड है जो हमारी बॉडी ने यूज़ कर लिया है। तो जब ये कैपिलरीज का ब्लड एल्वुलाई के पास आया तो एल्वुलाई ने कहा ले तू ऑक्सीजन ले बॉडी के पास ले जा और तू अपना CO2 मुझको दे दे, मैं एक्सहेल कर देता हूँ। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एक बार समझोगे तभी सही से लिख पाओगे। ठीक है। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, मतलब क्या इफ़ेक्ट होगा अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हमारी बॉडी में खून की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर हीमोग्लोबिन की ही कमी हो गई तो क्या होगा? RBC की कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। RBC ऑक्सीजन को लेके इधर उधर नहीं जा पाएगा क्योंकि RBC खुद ही कम हो जाएगा।
है ना, इस कारण से इंसान एनीमिक हो जाता है, इस कारण से इंसान एनीमिक हो जाता है। इसलिए हमें अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते रहना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए। चलो, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स और इसकी ज़रूरत क्या है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, एक डबल सर्कुलेशन मीन्स एक सिंगल साइकिल में ब्लड, एक साइकिल में ब्लड 2 बार हार्ट से होते हुए गुजरेगा, ठीक है। इसकी ज़रूरी क्यों है, ताकि ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड सेपरेटेड रहे, मिक्स ना हो जाए। ब्लड इतनी मेहनत से ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड को अलग अलग तरीके से लेके आ रहा है। हम नहीं चाहते ना कि ऑक्सीजन वाला और डीऑक्सीडेटेड माने कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड एक दूसरे में मिल जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इस कारण से डबल सर्कुलेशन होती है। इसके अंदर एक पुल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है। ये वाला अभी नहीं करो भी चलेगा, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इन जाइलम एंड फ्लोएम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। इसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थोड़ा टाइम बाद ना ड्राइव का लिंक बना के भी डाल दूंगी, ताकि इन केस तुम्हारे पास टेलीग्राम नहीं हो तो यू कैन गेट दैट फ्रॉम देयर एज वेल। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन फ्लोएम, ठीक है। अब सबसे पहले जाइलम हेल्प करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में और मिनरल ट्रांसपोर्ट में, फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड होती, ये अपवर्ड होती है। देखो मैंने बताया था ना, पत्ते से पानी इवोपोरेट होता रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो वो तो एक ही डायरेक्शन में होगा ना, वो पत्ता नीचे रूट से पानी खींचता है, एक सक्शन पुल डेवलप हो जाता है, तो ये एक ही डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो इस कारण से जो जाइलम से मूवमेंट होती है, जो पानी की मूवमेंट होती है, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, पर जो खाने की मूवमेंट हो सकती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। जब बाई डायरेक्शन का मतलब देखो, मान लो इस पत्ते ने खाना बनाया है और ये नीचे वाले पत्ते को उसको भेजना है, तो ये नीचे भी जा रहा है ना, और ऊपर वाले पत्ते को भेजना है तो ऊपर वही जा सकता है। द पॉइंट इज खाना ऊपर नीचे कोई कहीं भी जा सकता है, पर पानी सिर्फ अपवर्ड साइड में जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर दूँ। चलो अब तो ख़त्म होने वाला है। कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वुलाई, क्या फंक्शन है एल्वुलाई का लंग्स में एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एल्वुलाई और नेफ्रॉन, एल्वुलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। वॉल एल्वुलाई की सिर्फ एक सेल से बनी होती है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है, रॉन्ग लंबी सी रीनल ट्यूब होती है। फंक्शन देखो, एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, ठीक है। एल्वुलाई है ना, लंग्स के अंदर है, यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट चेंज हो जाता है। एल्वुलाई में गैसेस एक्सचेंज होती है, इसमें फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, फिल्टर की जाती है, छानी जाती है चीज़ें। दिस एंड्स योर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको 2 बार सुनना और एक PDF लेके रिवाइज भी कर लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, बाय बाय।